अब अगला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका मेजरमेंट्स, यानी कि मापन। तो मापन क्या होता है हम ये जानेंगे। अब एक प्लम्बर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक टेक्निकल व्यक्ति है, जो एक टेक्निकल काम कर रहा है, उनको मापन या मेजरमेंट्स का एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेजरमेंट्स का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। मेजरमेंट्स आपके जैसे कि नॉर्मली लेंथ मापने के लिए होते हैं, ठीक है। तो प्लम्बिंग में प्लम्बर लोगों का अलग अलग टूल्स हैं मेजरमेंट्स का, जो अब मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। उनके कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो बेसिकली प्लम्बर को मेजरमेंट्स क्या है, कितने प्रकार के मेजरमेंट टूल्स हैं और उनके मेजरमेंट्स के कन्वर्जन, ये सभी पता होने चाहिए। सो मेजरमेंट्स जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब तक मेजरमेंट्स नहीं जानेंगे जो काम है उनमें आपका प्रिसाइजली करेक्शन नहीं रहेगा, एरर का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट्स के नॉलेज के अलावा हम एस्टिमेशन का काम नहीं करेंगे। मान लीजिए प्लम्बर काम करता है, कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स के बारे में उनको पता लगता है कि पाइप की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो वो पता कैसे करेगा? वो साइट पे जाएगा, वहाँ पे सर्वे करेगा, साइट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन कर पाएगा कि कितने नंबर ऑफ पाइप चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मेजरमेंट्स का उनको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये है आपको मेजरमेंट्स जो कि आपको बताएंगे कितने प्रकार के मेजरमेंट्स टूल है, उनके कन्वर्जन है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कितने प्रकार के मेजरिंग टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है आपका वो है आपका मेजरिंग टेप। सो मेजरिंग टेप क्या है? जिससे आप डिस्टेंस वगैरह माप सकते हैं। अब कई लोग इसको इंची टेप बोलते हैं, तो हमें करेक्ट जो इनका टर्म है पता होना चाहिए, मेजरिंग टेप। क्योंकि इंची टेप का मतलब सिर्फ इंच मापना होता है, इसमें आपका इंच भी है, mm भी है, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब भी हैं। इसलिए इसका प्रॉपर जो आपका नाम रहेगा वो है आपका मेजरमेंट टेप, ठीक है। तो इनका जो कैलकुलेशन है, जो कन्वर्जन है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो ये आपका मेटेलिक मेजरमेंट टेप है। इसके अलावा प्लम्बर क्लॉथ मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रूलर का इस्तेमाल करते हैं, वुडन रूलर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। प्लम्बर मान लीजिए पाइप का मेजरमेंट करता है, तो यहाँ से होल्ड करना होता है 0 से, और इस प्रकार से हम इसका डिस्टेंस मापेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर mm में बात करें तो ये है आपका 190 मिलीमीटर, यानी कि 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 190 मिलीमीटर कह सकते हैं। मिलीमीटर क्यों कहा? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो हम mm में ही मापते हैं, ठीक है। MKS पद्धति सिस्टम के हिसाब से हम mm का उपयोग करेंगे। फुट इंच का इस्तेमाल भी करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो ड्राइंग वगैरह रहता है उसमें mm रहता है। इसलिए हम जितना हो सके ये प्रैक्टिस करेंगे कि साइट पे हमें ड्राइंग जब रीडिंग करना हो mm पता होना चाहिए, क्योंकि सारी ड्राइंग आजकल देखेंगे आप लोग साइट में mm में ही रहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है ड्राइंग का वो mm में रहता है। इंच फीट में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको मेजरमेंट टेप जब इस्तेमाल करें mm में रीडिंग करना जरूरी है। इसमें दोनों हैं, ऊपर की तरफ आपका इंच दिया हुआ है, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4 ऐसा देख रहे हैं आप। इंच का जो डिवीज़न है थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और नीचे आपका सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर नीचे रहता है, मीटर मतलब मैट्रिक सिस्टम जो सेंटी, मिली, डेसी ये सब नीचे रहेगा। इंच, फीट, यार्ड या गज जिसको बोलते हैं ये ऊपर की तरफ रहेगा। दोनों शुरुआत 0 से होते हैं। तो डिस्टेंस मापने के लिए प्लम्बर मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग मीटर जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक रनिंग डिस्टेंस मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेलो दोस्तों, अगला जो हमारे पास टूल्स हैं वो है आपके मेजरमेंट टूल्स में प्लम्बअप, इसे हम प्लम्बअप कहते हैं। आमतौर पे लोग इसे साउल, हिंदी में साउल या फिर लट्टू भी कहते हैं। सो प्लम्बअप का काम क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम नॉर्मली वर्टिकल चेक करते हैं, स्ट्रेट चेक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कि वो सीधा जा रहा नहीं। चाहे आपका पाइप का स्ट्रेट चेक करना हो कि पाइप लाइन सीधी गई है या नहीं, ड्रेन लाइन की, या फिर आपका जैसे शावर पैनल मैंने बताया, आपका जैसे कि वॉल हैंगिंग WC, वो उनका जो वर्टिकलिटी है वो सीधा है या नहीं, तो उनके सरफेस पे इस प्रकार से हम चेक करेंगे। ये नीचे की तरफ रहेगा, धागे से सपोर्टेड रहेगा, ये ऐसे करके लटका हुआ, ये फ्री रहेगा, वी विल नॉट टच हेयर। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेटेलिक ये बैट है, जिसे हम गोली भी बोलते हैं। ऐसे करके इनको होल्ड करना है ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो वॉल है उनके साथ इसको सटाकर अटैच रखना है, और थ्रेड से धीरे धीरे करके इनको अप डाउन करके वी कैन चेक। और ऑब्जेक्ट से इनका जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने बोला है
जो मेजरेबल है 1 mm 1.5 mm तक चलता है। अगर ज़्यादा गैप होता है इसका मतलब वो मतलब ठीक नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है। तो वर्टिकलिटी चेक करने के लिए हम ऐसे करके मूव करके स्लोली अप एंड डाउन करके वी विल चेक। ये आपका स्टक रहेगा विद द वॉल, जैसे कॉलम भी चेक करते हैं किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ऐसे ही करते हैं और धीरे धीरे करके इनको अप और डाउन करते हैं। अगर सरफेस से टच हो रहा है इनके बॉडी, दैट मीन्स वो स्ट्रेट नहीं है, वो भागा हुआ है, मतलब इंक्लाइंड या डिक्लाइंड है, डिग्री प्रॉपर नहीं है, 90 डिग्री में वो स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो इस प्रकार से वी कैन चेक। सो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक बीम के नीचे कॉलम का हिस्सा है, इसे मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे ये मतलब सीधा है या नहीं, मैं इसे देख रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसके इस पोर्शन को जिसे गोली कहते हैं, इसको मैंने वॉल से अटैच किया हुआ है और थ्रेड को, रस्से को मैं नीचे धीरे धीरे लाऊंगा और फिर ऊपर भी लेके जाऊंगा। और पैरेलली यहाँ पे मुझे देखना है कि कहीं पे ये टच तो नहीं कर रहा है ज़्यादा, या कहीं ज़्यादा गैप तो नहीं है इन दोनों के बीच में, जो साउल है और जो वॉल है या फिर जो कॉलम है। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं ये उतना टच नहीं कर रहा है, हल्का सा दोनों के बीच में गैप भी है, तभी वो हिल भी रहा है। अगर टच करता तो दीवार के साथ वो घिसता, दैट मीन्स ये सही है। इससे पता चलता है कि वॉल जो हमारा स्ट्रेट है, वो डिक्लाइन या इंक्लाइन नहीं है। ओके दोस्तों, अगला जो हमारा मेजरमेंट टूल्स है वो है आपका ट्राई स्क्वायर, या लोकल भाषा में से गुनिया भी कहते हैं या मेसन स्क्वायर भी कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इनका इस्तेमाल नॉर्मली 90 डिग्री एंगल मापने के लिए होता है या फिर कोना मापने के लिए होता है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ट्राई स्क्वायर या मेसन स्क्वायर। जो चिनाई मुदाई करते हैं, जैसे ईंट का काम करते हैं, ब्रिक वर्क का काम करते हैं, वो लोग भी दीवार के कॉर्नर को चेक करने के लिए करते हैं कि दीवार सही जा रहा है या नहीं, स्ट्रेट लाइन जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस समय हम करते हैं इसका इस्तेमाल। नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम इनका इस्तेमाल, जैसे ये कॉर्नर मापना हो कि वेदर ये कॉर्नर बराबर है या नहीं है, स्ट्रेट है या नहीं है। अगर गैप रहे इसका मतलब बराबर नहीं है। अब देख रहे हैं कि गैप नहीं है, पूरा का पूरा ये सट चुका है। ऐसे ऊपर नीचे करके भी हम जा सकते हैं बराबर, कि हो सकता है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आते ही ये इतना गैप हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे प्लास्टरिंग सही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं इस गुनिया का, ट्राई स्क्वायर का या राइट एंगल ट्राइंगल का। अगला जो उपकरण हमारे पास मेजरमेंट टूल्स, वे हैं आपके वर्नियर कैलिपर। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है? इनका इस्तेमाल प्रिसाइसली मेजरमेंट्स के लिए होता है, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब एरर ना आए मेजरमेंट्स में, वहाँ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम इंच फीट में कर नहीं सकते, mm में करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर में ही हमें प्रिसाइसली मेजरमेंट्स का बारे में पता चलता है। अब देख सकते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए ये रहा आपका इनर डाया। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका इनसाइड डायमीटर चेक करना हो, इसे चेक कर सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। आउटसाइड चेक करना हो तो ये पार्ट इस्तेमाल करेंगे, मैंने इसके बाहर चेक करना है तो इससे, और ऑब्जेक्ट के इनसाइड डायमीटर चेक करना है तो इससे। तो इनसाइड डायमीटर ये, बाहर का डायमीटर ये, यानी कि अंदर का व्यास चेक करने के लिए ये, बाहर का व्यास चेक करने के लिए ये। और ऑब्जेक्ट का अगर डेप्थ चेक करना हो तो ये निडल जैसा निकलता है इनके यहाँ से, उसके लिए ये कि ऑब्जेक्ट का गहराई कितना है। सो क्या हो गया? इनर डाया, अंदर की व्यास, बाहर की व्यास और उनका गहराई। इसे मापने के लिए जैसे मैंने कहा mm में जरूरत पड़ेगा। प्रिसाइसली रीडिंग है जहाँ पे गलती बहुत कम होते हैं, और इनमें आपको जो लीस्ट काउंट होता है वो आपको इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। इंच फीट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। हेलो दोस्तों, अगला जो उपकरण है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये भी एक आपका मेजरमेंट टूल्स में आते हैं। इन्हें कहते हैं हम ट्यूब लेवल। कई लोग इन्हें पाइप भी बोल देते हैं, पाइप नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1/2 इंच से कम हो तो इसे ट्यूब भी कहते हैं। हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कई लोग जैसे ब्लड वगैरह लेते हैं तो ट्यूब इस तरह के फॉर्म ही रहते हैं। तो ये भी एक आपका ट्यूब है जो कि प्लास्टिक के हैं ऑफकोर्स। तो इनमें हम क्या करते हैं, इसका लेवलिंग करने के लिए इसमें आपको पानी फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए दीवार पे आपके पाइप जा रहे हैं और लेंथ जो है काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में। अब कई बार होता है कि लाइन सीधी होनी चाहिए, तो दीवार के एक पॉइंट पे पानी भर लीजिएगा, पूरा बराबर होना चाहिए पानी। एक पॉइंट पे एक पाइप को रखिएगा और थोड़े डिस्टेंस पे जाके दूसरे पाइप को, मान लीजिए ये आपका वॉल यहाँ से यहाँ है, पाइप का लाइन गया हुआ है।
आपने पानी भर लिया, पूरे पाइप फिल हो गया पानी से, और एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ रखा। जब देखेंगे ये पानी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे आपका पानी का लेवल आया है, दीवार पे अपने सटा के रखना है। जहाँ यहाँ पे पानी आपने मार्क कर दिया दीवार पे, और दूसरा वाला देखिएगा लेवल कहाँ जा रहा है। अगर उनके बराबर में आया, मतलब मान लीजिए जहाँ भी आया है, यहाँ पे आया है, टिक मार दिया आपने। अब उसके बाद जो डिस्टेंस है, जो आपका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, दोनों को मापिएगा कि यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस कितना है। अगर दोनों का बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लेवलिंग है वो सही है। तो लेवलिंग के लिए ही चेक करते हैं हम लोग, इसमें वाटर फिल करते हैं, इसलिए इसको हम वाटर लेवल या वाटर ट्यूब लेवल भी कह सकते हैं इन्हें। तो मकसद वही है, आपने देखा हो इलेक्ट्रिशियन भी जब वायरिंग वाल पे करते हैं तो जो चैनल बिछाते हैं वो केबल वायर का, वाइट कलर का, उनके लिए भी वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको लेवल करेंगे, पॉइंट देंगे, फिर एक धागा लेंगे, धागे पे ब्लू रंग का पाउडर लगाकर उसको एक पॉइंट पे रखते हैं, दूसरे पॉइंट पे धागा को रखते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। एक पॉइंट कहाँ से रहता है, यही पॉइंट दो रहते हैं। इन्हीं दो पॉइंट के आधार पर वो एक स्ट्रेट लाइन दीवार पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लम्बर भी पाइप का लाइन बिछाना हो तो 2 पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट में ये मार्किंग आ जाएगा, फिर धागा लेकर मार्किंग कर देंगे, फिर उस धागे के आधार पर पाइप बिछाएंगे दीवार पर। इस प्रकार से होगा। अगला जो उपकरण है हमारे पास वे हैं आपके स्पिरिट लेवल। ये भी आपका मेजरमेंट टूल्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट औजार है जो कि प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये आपका ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे जिस प्रकार से मैंने होल्ड किया है, ये हॉरिजॉन्टल वे पे मैंने होल्ड किया है, और ऐसे अगर मैंने रखा है तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल, यानी कि खड़ा। ये समतल, ये है वर्टिकल, ये खड़ा पोजीशन है। इस समय हम यहाँ पे फॉलो करेंगे 2 ब्लैक, ये यहाँ पे देखा है लाइन है, बॉर्डर है, उसके बीच में अगर बबल है दैट मीन्स आपका वर्टिकलिटी सही है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें वॉल पे, अगर इसका वर्टिकलिटी चेक करना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 ब्लैक के बीच में ये बबल है, दैट मीन्स आपका वर्टिकलिटी ऑफ वॉल सही है। हॉरिजॉन्टल चेक करना है टेबल का, तो हॉरिजॉन्टल देख लीजिए आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे भी 2 ब्लैक बॉर्डर के पास ही है। इसका मतलब आपका ये टेबल का जो प्लेटफॉर्म है ये स्ट्रेट है, ये कहीं पे जो इसका स्टैंड है वो ख़राब नहीं है। इससे ये पता चल जाता है कि टेबल जो है स्टैंड प्रॉपरली हुआ है। और ये जो हिस्सा है ये आपका 45 डिग्री या डायगोनल बोलते हैं, उस पोजीशन में है। कई बार होता है कि आपको लाइन क्रॉस करके जा रहा है, उस केस में आपको इस प्रकार से होल्ड करना पड़ेगा। तो उस समय आपको देखना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल में कि आपका जो बबल्स है वो आपका बराबर है कि नहीं। ये पोजीशन है, यानी कि यहाँ से जो एंगल है ये मान लीजिए 0 है, ये है 45 डिग्री गया हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये आपका 45 डिग्री गया हुआ है। इसे कहते हैं स्पिरिट लेवल। तो जनरली साधारणतः प्लम्बर समतल मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉश बेसिन के ऊपर रख के मापेंगे, वॉल हैंग सीट के ऊपर रख के मापेंगे, सिंक के ऊपर रख के मापेंगे। 2 डाइवर्टर का 2 पॉइंट का आ रहा है गर्म ठंडा पानी, उसके दोनों पॉइंट के ऊपर ऐसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, उसके ऊपर वो रख कर ऐसा करके मापेंगे कि बराबर है या नहीं। तो उन्हें चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो उपकरण है आपके पास मेजरमेंट टूल्स में ही आते हैं, ये आपका इंक्लिनोमीटर, या इन्हें हम डिजिटल प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। इनका इस्तेमाल भी हम लेवल चेक करने के लिए करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका यहाँ इसमें स्विचेस दिया हुआ है ऑन ऑफ, इसे हम ऑन ऑफ करेंगे। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन से हमें पता चलता है कि हमारा लेवल सही है या नहीं है। होल्ड करने के लिए कॉन्स्टेंटली आप एक ही अगर लेवल चेक कर रहे हैं, चेंज नहीं करना है डिग्री वेरिएशन में, तो आप होल्ड कर देना। और कई जगह पे रेफरेंस अगर हमें नई जगह पे लेना है तो वहाँ के लिए हम 0 से नए रेफरेंस लाइन हम ले सकते हैं। तो अभी हमने ऑन ऑफ किया है, ये हमारा 0 में ऑलरेडी है। हम इसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लेवल लाइन है, इसको चेक कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं। आप देख सकते हैं 0.0 थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, बट फिर भी ये 0 में है, 0.0 डिग्री में है। दैट मीन्स इनका लेवल सही है। अगला जो उपकरण है हमारे पास डिजिटल एंगल फाइंडर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये आपका एंगल फाइंडर है डिजिटल। इससे हम ऑब्जेक्ट्स का, जैसे आपका जो पाइप का कई बार होता है ना, पाइप का एल्बो लगाकर जगह चेंज करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे उनका देखते हैं कि प्रॉपर 90 डिग्री में वो बेंड होके गया है या नहीं गया है। तो उस जगह पे हम इसे रख कर माप सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी वेरिएशन, कोई भी एंगल मापना हो, 30 में मापना हो, 45 में मापना हो, 60 का मापना हो, जो भी आपको एंगल आपको चाहिए वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल एंगल फाइंडर है। जैसे कि
मेसन स्क्वायर में क्या होता था, जस्ट ओनली फॉर टू चेक 90 डिग्री, बट इनके केस में क्या है कि आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं और भी एंगल आप माप सकते हैं। तो ये आपका है डिजिटल एंगल फाइंडर। हेलो दोस्तों, अगला जो उपकरण है हमारे पास ये आपका प्रेशर गेज। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपने फुल सेटअप के साथ ये यहाँ पे फिक्स्ड हैं। इन्हें कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट पंप बोलते हैं इन्हें। और मेनली हम क्योंकि मेजरमेंट टूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये आपका है प्रेशर गेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये घड़ी की तरह दिख रहा है, एक गेज यहाँ पे है। जब यहाँ से वाटर सप्लाई जाएगा ये होस पाइप के थ्रू, तब ये यहाँ पे एक्टिविटी इनमें यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे चालू होता है। यहाँ से हम वाटर को पंप आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल। जैसे आप ट्यूब वेल होता है जस्ट लाइक वैसी है, आप पंप आउट करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं ये अभी जीरो में है, जीरो है, 50 है, 100 है, 150 है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं वाटर को, वाटर लाइन में जो प्लम्बर पाइपलाइन बिछाता है तो उसको चेक करने के लिए कि लीकेज है या नहीं, उसके लिए हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे होता है प्रेशर गेज का इस्तेमाल, जब हम मोटर पंप लगाते हैं अपने घर में, वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या वाटर मीटर में भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि उससे भी पता चलता है। तो प्रेशर गेज यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा है आपका प्रेशर को चेक करने के लिए कि कितने प्रेशर में पानी आप सप्लाई दे रहे हैं। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है आपका 30 PSI यानी कि 30 पर स्क्वायर इंच आपको प्रेशर मापना है, जो कि जीरो है, 50 है यानी कि 30 ठीक इस जगह पे आएगा, 30 इन बिटवीन। तो वहाँ पे जाके आप रुक जाएंगे, पानी फुल हो जाएगा और मिनिमम 6 आवर्स आपको होल्ड करना पड़ता है। अगर नीडल्स ऑफ द गेज अगर डाउन होता है दैट मीन्स आपका लीकेज कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर नीडल्स एज इट इज़ कांस्टेंट वहीं पे रहता है, मतलब आपका जो प्रेशर है वो उसमें कांस्टेंट है और लीकेज कहीं पे नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज आप लीकेज का पता लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेजरमेंट्स के बारे में और उनके कैलकुलेशन और कन्वर्जन के बारे में। मेजरमेंट जिसे हम हिंदी में मापन भी कहते हैं। तो दोस्तों मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स होता है किसी भी वस्तु का, अब जैसे प्लम्बर है पाइप्स का, उसका जो डिस्टेंस मापेंगे, उनका जो लेंथ मापेंगे, तो उनके लिए उनको उनका नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे वो लोग मेजरमेंट टेप्स इस्तेमाल करते हैं, इंची नहीं बोलना है, मेजरमेंट टेप्स बोलना है, तो उनका कैलकुलेशन, उनका कन्वर्जन हम जानेंगे। अब मेजरमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्यों है? अब देखिए मेजरमेंट्स अगर सही से नहीं पता रहेगा तो उनको जो जैसे जो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो रहते हैं पाइप्स का वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि प्लम्बर को जो सामान चाहिए होता है, काम होने के बाद भी घरों में एक्स्ट्रा पाइप पड़े रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जो एक्चुअल जो एस्टिमेशन है, जो पाइप का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, जिनके वजह से एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ पाइप देखा होगा आपने रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर मेजरमेंट जानेंगे। मेजरमेंट्स है क्या, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, कितने प्रकार के मेजरमेंट्स हैं, कितने प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम हैं, उनको आपस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अदर एरिया में अलग लोगों को अलग तरीक़े से मेजरमेंट्स आते हैं। मान लीजिए कहीं पे किसी को mm में प्रैक्टिस है, कहीं पे किसी को फीट में प्रैक्टिस है। अब वो अगर रिलोकेट होता है, जगह बदल के कहीं और काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे तो उन्हें जहाँ पे जो फीट में काम करते थे उनको mm में करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड तो ड्राइंग में mm रहता है। तो उस समय उनको अगर कन्वर्जन आएगा तो वो खुद से कर सकता है विदाउट किसी के हेल्प से। जैसे मैंने बताया, तो अब मेनली जैसे जो कैटेगरी है मेजरमेंट्स के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ईजी करके बता रहा हूँ आपको। मेजरमेंट्स हमें जानना है, जैसे 2 सिस्टम है वो हमें जानना है। अब दोनों के जैसे कि आपको पहले तो ये जानना है कि जैसे कि आपका इंच में है, mm में है, तो इन लोगों के बारे में हम पहले डिटेल्स में जानेंगे, फिर इन दोनों का आपस में कन्वर्जन जानेंगे। तो मेनली 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मेजरमेंट्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। MKS सिस्टम, जिन्हें हम कहते हैं मीटर
किलोग्राम सेकेंड। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है आपका FPS सिस्टम, जिन्हें हम कहते हैं फुट पाउंड एंड सेकेंड। अब इन दोनों चीज़ों में आप देखिएगा, ये जो है MK सिस्टम ये आपका भारतीय प्रणाली है मेजरमेंट्स का, और ये आपका ब्रिटिश, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है। और ये आपके हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। अब भारत में जो हम यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम, जैसे मैंने बताया, लोग फीट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और MM में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो ड्राइंग हमें मिलते हैं साइट में प्लम्बर को, वो जो उनमें मेंशन रहता है सारे मेजरमेंट्स वो MM में रहते हैं। अब जैसे मैंने बताया, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए सिर्फ जो सेकेंड है टाइम का, ये पूरे वर्ल्ड में एक है। अब हम यहाँ पे दूरी मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रिटिश या फॉरेन में फुट का इस्तेमाल हो रहा है। हम वेट मापने के लिए किलोग्राम या केजी का इस्तेमाल करते हैं, वे लोग वेट मापने के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, बट टाइम जो है दोनों में कॉमन सेम है। तो यहाँ पे हम जानेंगे डिस्टेंस के लिए आपका ये है मीटर, वेट के लिए ये आपके हो गए डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए जिसे हिंदी में दूरी कहते हैं, वेट मापने के लिए जिसे हिंदी में हम कहते हैं वजन या भार, उसे मापने के लिए इंडिया में केजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किलोग्राम। और समय के लिए सेम है, इक्वल है दोनों दो समय। जैसे मैंने बताया, इंडिया में मीटर के लिए दूरी है, किलोग्राम के लिए वजन है, सेकंड के लिए टाइम है, और वहाँ पे भी आपका दूरी के लिए वो लोग फुट का इस्तेमाल करते हैं, वेट यानी वजन या भार के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, और समय के लिए, टाइम के लिए वो सेकंड का यूनिट वही है, सेम है। तो कॉमन यूनिट क्या है, सेकंड, और सेकंड जो हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पे भी है और पूरे वर्ल्ड में भी है। सिर्फ अंतर कहाँ पे आ रहा है, हम दूरी मापने के लिए मीटर कर रहे हैं, वे कर रहे हैं फीट, हम वेट मापने के लिए किलोग्राम कर रहे हैं, वे कर रहे हैं पाउंड। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि मीटर जो है इनके अंदर कितने विभाजन होते हैं और इनका आपस में कैलकुलेशन क्या होता है। उस प्रकार से हम फीट के बारे में जानेंगे, इनका विभाजन कैसा होता है, इनका कैलकुलेशन कैसा होता है। उसके बाद हम कन्वर्जन जानेंगे। अब जैसे मैंने बताया, अब हम जानेंगे मीटर यानी मैट्रिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। मैट्रिक सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले आपके होते हैं, अगर हम नीचे से शुरुआत करें, सबसे छोटे जो यूनिट होते हैं उनमें होते हैं आपका सेंटीमीटर, यानी कि हम शॉर्ट में CM भी बोलते हैं उसे, CM यानी कि सेंटीमीटर। तो मैट्रिक सिस्टम में जो नॉर्मल है, पॉपुलर है, वो लोग सेंटीमीटर बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, ये आपने सुना है। बट इनसे पहले भी होता है आपका MM, मिलीमीटर। उसके बाद होते हैं सेंटीमीटर, इसके ऊपर भी होते हैं आपका डेसीमीटर, शॉर्ट में deci.m ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद होते हैं दोस्तों मीटर, सिर्फ मीटर। उसके बाद होते हैं डेकामीटर। उसके बाद होते हैं हेक्टोमीटर, और सबसे बड़ा होता है वो है आपका किलोमीटर। अब इनमें से हम सभी ने सुना है ज़्यादातर सेंटीमीटर के बारे में, मीटर के बारे में और किलोमीटर के बारे में। इन्हें हम जानते हैं रोड, जैसे कोई रोड का जानकारी लेता है, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई जगह है, उस केस में मीटर के, रनिंग मीटर में ज़्यादातर लोग मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, भूमि मापन में करते हैं।
सेंटीमीटर का इस्तेमाल भी प्लम्बर करते हैं या का भी करते हैं, बट इनके बावजूद भी होते हैं हेक्टोमीटर, डेकामीटर होते हैं। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अब जैसे किसी से पूछेंगे कि 1 मीटर में, फॉर एग्जांपल 1 मीटर, m का मतलब मीटर है, अगर कोई 1 और m लिखा दैट मीन्स 1 मीटर। अगर मैंने m नहीं लिखा, सिर्फ 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जस्ट एक नंबर, एक फिगर और कुछ नहीं। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट नथिंग बट अ यूनिट, वो एक वैल्यू देता है कि जो भी आपके संख्या हैं, फिगर हैं, वो क्या है, वो 1 मीटर हैं या 1 केजी है, 1 सेकेंड है, कुछ भी तो हो सकता है। तो जो भी हम फिगर के बगल में कुछ भी लिखते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। हर एक चीज़ का यूनिट अलग अलग होता है। तो मेजरमेंट्स में हम अगर 1 m बोल रहे हैं या 1 मीटर लिख रहे हैं, दैट इज 1 मीटर। तो नॉर्मली 1 मीटर इक्वल टू, अगर किसी से पूछे तो आप लोग बता देते हैं कि 1000 मिलीमीटर। एक जनरल एक सवाल होता है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये भी कई लोग बोल देते हैं कि आपका 100 सेंटीमीटर। ये कैसे बोल देते हैं, इन जनरल लोग रटे हुए रखते हैं, बोल देते हैं। बट अगर हम उन्हें कहेंगे कि ये कैसे आया, कैलकुलेट करके बताओ, तब मैक्सिमम नहीं बता सकते हैं। तो उनके ही बारे में हम आज जानेंगे कि कैसे किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार से किसी में भी अगर मान लीजिए किलोमीटर में है, मीटर में जानना है, वो कैसे करेंगे, ये आज हम जानेंगे। अब जैसे मैंने कहा, आपने देखा होगा सेंटीमीटर अपने रूल में, इंची टेप में, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपके रूलर में भी दिया हुआ है, इंची मेजरमेंट टेप में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है स्केल का, एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है 0 से लेके 1 इंच 2 इंच, ठीक उसके नीचे जस्ट जैसे आपका मेजरमेंट टेप में रहता है या स्केल पे रहता है, जस्ट उसी का है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ इंच फीट के बारे में रहते हैं, नीचे की तरफ आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर के बारे में रहते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ये मैंने डिवाइड किया है, ये 1 इंच, ये 2 इंच। 1 इंच के नीचे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लाइक दैट, ये इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अब इनमें मैं जानूंगा, ये अलग है, क्योंकि कई बार अक्सर लोग क्या करते हैं, जनरली अगर पूछते हैं नॉर्मली प्लम्बर से कि बताइए, कोई डिस्टेंस मेज़र करने के लिए देते हैं पाइप का कि ये कितना इंच है, तो मुझे या कई बार लोग ऐसे रेस्पॉन्स देते हैं कि सर ये इतना सेंटीमीटर है। मैं पूछूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो कहेंगे, मैं पूछूंगा कि इसको mm में बताइए, तो बोल देंगे सर ये 1 फीट है। यानी कि वो या तो मतलब सुनने में गलती कर रहे हैं, या वो कंफर्टेबल जो उनको लगता है समझ में आता है वही बोल देते हैं, मतलब वो चेंज कर देते हैं अपने लैंग्वेज को। जबकि जो पूछा गया है मेजरमेंट्स में, जवाब उसी में देना है। अगर आपको mm में पूछा गया है तो आपका रेस्पॉन्स भी mm में होना चाहिए। अगर कोई इंच में पूछा है तो इंच में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इन दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन, ये दोनों का क्या है, वैल्यू क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से समझ लीजिए, जस्ट एक फ़नी लैंग्वेज के तौर पे, कि मान लीजिए इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ऐसे, या ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ऐसे करके, ताकि आप आपस में मैश ना करें। कई लोग मिक्स कर देते हैं, अगर पूछा जाए इंच में बोलो तो mm में बता देते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये अलग है, ये अलग है। क्या है, क्यों अलग है? क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम है, इस हिसाब से। अब सबसे पहले हम नीचे के बारे में जानेंगे, मैट्रिक सिस्टम जानेंगे, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है कि सबसे मैट्रिक सिस्टम में सबसे छोटा क्या होता है। सबसे छोटा होता है आपका mm, मिलीमीटर। उसके बाद होता है आपका सेंटीमीटर, उसके बाद होता है आपका डेसीमीटर, उसके बाद होते हैं आपका मीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। यानी कि टोटल कितने हैं, 7 इनका मतलब जो वैल्यू है ऑफ मैट्रिक सिस्टम के, 7 इनके स्टेप्स है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब इनका कैलकुलेशन कैसे होते हैं, सबसे छोटा वैल्यू ये है, सबसे बड़ा वैल्यू ये है। इनसे भी छोटा होते हैं जिन्हें हम माइक्रोन बोलते हैं। माइक्रोन mm से भी छोटा होते हैं। 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन, जो कि इनविजिबल होते हैं, जिन्हें देखना संभव नहीं है। इसलिए हम लीस्ट काउंट
mm लेकर चलते हैं। माइक्रोन का इस्तेमाल कुछ हद तक माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल आपको दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, वो कैसे हुआ? जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जो स्केल है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 रेखा में विभाजित किया गया है। जो मिडिल वाले रेखा हैं इन्हें हम कहेंगे 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर, क्योंकि ये पाँचवा यहाँ पे ये घर हैं, 1 2 3 4 5, पाँचवा डिवीज़न है। टोटल कितना हो गया? 6 7 8 9 10, यानी कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ से प्रूफ होता है। तो इन्हीं को रेफरेंस लेते हुए हम कैलकुलेशन आगे आपको बताएंगे। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बात एक ही हुआ। चाहे 1 रुपये में 100 पैसा बोलो, 100 पैसे का 1 रुपया बोलो। अब जैसे कि मैंने बोला कि जब हम 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बोल रहे हैं, यानी कि जब 1 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में बोल रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है बढ़ जा रहा है। कैसे? जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ रहे हैं तो 10 हो जा रहा है। अब मिलीमीटर से जब ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू जो है घट जा रहा है। यानी कि जब ऊपर से नीचे आता है तो इससे पता चलता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। बढ़ने का काम क्या होता है? या तो गुना होना या फिर एडिशन होना। घटने का काम क्या होता है? आपका डिवाइड होना। क्या होता है? डिवाइड होना या फिर माइनस होना। दैट मीन्स लॉस, कोई चीज़ अगर वैल्यू घट रहा है तो। अब जैसे मैंने बोला कि डिवीज़न कितना है? 10 है। डिवीज़न 10 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो है 10। सबका जो आपस में जो वैल्यू है वो है 10। अब देखिए, जैसे सवाल अगर आपको नहीं पता होता कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, बट आपको ये यहाँ से वैल्यू आपको पता है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपका एक नया सवाल लेता हूँ, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। समझिए, ये सवाल है। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखिए। अब आप कहाँ पे हैं? मीटर में हैं। सवाल में पूछा क्या है? 1 मीटर इक्वल टू बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, यानी कि आपको आना है नीचे आने के लिए क्या करते हैं? जैसे मैंने बताया है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाने के लिए डिवाइड करेंगे। तो जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कितने घर का गैप हो रहा है वैल्यू? मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, यानी कि 2 घर का 1 2 का मतलब क्या हो गया? 2 10 हो गया ना, यानी कि 2 10, यानी कि 10 × 10 को पहले आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 100। ये हो गया वैल्यू कि 10 से हमें क्या करना है। ये तो मतलब वैल्यू का आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा, चाहे आप नीचे आए मल्टीप्लाई करें, चाहे आप वैल्यू के ऊपर की तरफ लेकर जाएं डिवाइड करें, आपस में पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, चाहे केस कंडीशन कोई भी हो। अब आपको जैसे मैंने बताया है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सवाल में क्या है? 1 आपका वैल्यू दोनों घर का कितना आया? 100 10 × 10 100 आया, यानी कि 100 को 1 से इंटू करना है, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं ना। तो 100 × 1 कितना हो गया? 100, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए, मैंने भी बोला, बट ये आपने रटा हुआ था, ये मैंने करके दिखाया। अब जैसे इसको भी कर सकते थे, ये आपका 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर कैसे आया? अब जब सेंटीमीटर में है तो 100 आया, और एक घर नीचे आते तो क्या होता? 10 × 10 × 10 हो जाता, 1000 हो जाता, फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते 1000 हो जाता। यही है, इसको ऑपोजिट करते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है 1000 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। ये सवाल आपसे पूछा गया, यहाँ ये कितना मीटर होगा, यानी कि आप हो मिलीमीटर में, पूछा है मीटर में, यानी कि आपको ऊपर के वैल्यू क्या आना है। तो ऊपर आने के लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। पहले तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, कितने घर का अंतर है? 110 210 एंड 310, यानी कि पहले 310 का आपस में मल्टीप्लाई करें। 10 × 10 × 10 कितना हो गया? 10 10 100 एंड 100 10 1000। 1000 से आपको क्या डिवाइड करना है? क्वेश्चन में क्या दिया है? 1000। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आया? 1। तो ये आपका वैल्यू जो आया है, ये है आपका 1 मीटर। अब देखिए,
ये वाइस वर्सा हो गया ना, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, मीन सेम। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मैट्रिक सिस्टम में कि कोई भी क्वेश्चन हो कि किलोमीटर में है तो हम मीटर में कितना कैसे लाएंगे, कैसे, मान लीजिए कोई बोलेगा 2 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, सो आप हर चीज़ तो रट के नहीं रख सकते ना, कितनी आप कैलकुलेशन रटोगे। अगर आपको मेथड पता रहेगा, सिस्टम पता रहेगा, प्रोसेस पता रहेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो कहीं से कोई भी पूछे। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करेंगे या मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स, मैट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस का मैंने बताया, इसी प्रकार से मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड और मेजरमेंट्स ऑफ वेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो इनके जैसे मिलीमीटर है, मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड, उसमें क्या होता है, लीटर होता है, तो मिलीमीटर को हम क्या कह सकते हैं, ml, आपने सुना होगा, तो वो होता है एक्चुअली मिली लीटर। अब ये सेंटीमीटर है, डिस्टेंस मापने के लिए मीटर है और लिक्विड मापने के लिए सेंटीलीटर होगा। उसी प्रकार से ये डेसीमीटर है तो डेसीलीटर होगा। मीटर है तो सिर्फ लीटर होगा। डेका मीटर है तो डेका लीटर होगा। हेक्टोमीटर है, हेक्टो लीटर होगा। किलोमीटर है, KL होगा, किलोलीटर। इसी प्रकार से मेजरमेंट्स ऑफ वेट मापेंगे तो मिलीलीटर के जगह पे क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। सेंटीलीटर के जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीग्राम। डेसीलीटर के जगह पे क्या हो जाएगा, डेसीग्राम। लीटर के जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्राम। डेकालीटर की जगह पे डेका ग्राम। हेक्टोलीटर की जगह पे हेक्टोग्राम और किलोलीटर की जगह पे होगा केजी या किलोग्राम। मेथड सेम है कैलकुलेशन का। अगर हम ऊपर की वैल्यू से नीचे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे की वैल्यू से ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और आपस में जो वैल्यू है वो है 10 का वैल्यू है। तो वैल्यू का आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा जहाँ से जहाँ आपको कैलकुलेशन करना है। बरसते अगर नीचे आ रहे तो डिवाइड करना है, ऊपर जाना है तो नीचे आ रहे तो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है। तो इसी एक अगर जान गए आप तो मेजरमेंट ऑफ लिक्विड और मेजरमेंट्स ऑफ वेट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने मैट्रिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, अब हम उनके जो FPS सिस्टम हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कि नीचे के जो है मेजरमेंट टैब में हमने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर, किलोमीटर, उनके आपस में कैसे कैलकुलेशन डिस्कस किया। अब हम जानेंगे ऊपर के बारे में कि इनमें लिस्ट काउंट क्या है और अपर काउंट क्या है। अब जैसे हमें पता है सभी को, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिवीज़न दिया हुआ, ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, इस प्रकार से आगे जाएगा 12 इंच का 1 फीट हो जाएगा। अब नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि और फीट के बाद आगे क्या आता है, यार्ड आता है, जिसको हम गज भी बोलते हैं। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। इस बात को ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया मेजरमेंट्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 फीट लिख रहे हो तब समझ में आ रहा है 3 फीट है, अगर सिर्फ 3 लिख देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। अगर हमने 3 के ऊपर एक ऐसा मार्क दिया है एपस्ट्रॉफ की तरह, तो ये आपका 3 क्या है, फीट है। अगर हमने इसके ऊपर ऐसे 2 दे दिए तब क्या हो जाएगा, ये 3 इंच हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फीट और इंच कैसे हम पता लगाएंगे। यार्ड के नीचे होते हैं फीट, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि यार्ड के अंदर में 3 फीट होते हैं। इट मीन्स यार्ड बड़ा है फीट से। और फीट के बाद क्या होते हैं, इंच। अब जैसे कि 1 फुट इक्वल टू 12
हम ऐसे सिंबल भी दे सकते हैं या हम इंचेस लिख भी सकते हैं। 12 इंचेस, जैसे मैंने बताया आपको कि इंच का सिंबल जो होते हैं ये 2 होते हैं, दैट मीन्स ये 1 इंच है। सो ये आपका इंचेस का सिंबल है, 1 इंच इसको कह सकते हैं, 1 इंच। दूसरा हो गया आपका, अगर आपका ये एक ऐसा है दैट मीन्स ये आपका 1 फुट है। एक से अधिक हो तो उसे हम फीट कहते हैं। अब 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, इसका मतलब आपका फुट बड़ा है, इंच छोटा है। नेक्स्ट आते हैं 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। ये पता नहीं होना चाहिए आपको कि 1 इंच में ये आपका 1 इंच है, 1 इंच इक्वल टू 8 सूत। यार्ड सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद फुट बड़ा है, उसके बाद उसके नीचे आते हैं इंच, और इंच के नीचे भी आते हैं सूत। अब इसके नीचे भी होते हैं, इससे भी छोटा होता है वैल्यू, यानी कि जो FPS सिस्टम है उनका जो लीनियर काउंट है वो सिर्फ सूत नहीं है, इसके नीचे भी आते हैं, उन्हें हम कहते हैं चूल। यानी कि 1 सूत में 8 चूल होते हैं, तो इसका लीनियर काउंट क्या हो गया? चूल। और जो बड़ा वैल्यू है वो है आपका यार्ड, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, 8 चूल इक्वल टू 1 सूत, 8 सूत इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच इक्वल टू 1 फुट एंड 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड। हिंदी में कहेंगे गज। तो ये बेसिक सा वैल्यू आपको पता होना चाहिए जब आप FPS सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। यार्ड के ऊपर भी होते हैं, फरलंग होते हैं, रॉड होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आपको ये बेसिक पहले यहाँ तक का अभ्यास आपको करना है। अब इनका रीडिंग अब आपको पूरा करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया नीचे का डिवीज़न है 1 सेंटीमीटर, ये सभी इजीली देख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर देख लेते हैं या 10 सेंटीमीटर देख लेते हैं। बट अगर नॉर्मली पूछा जाए बीच में, जैसे कोई मान लीजिए कोई पाइप का टुकड़ा है या कोई भी डिस्टेंस से मेजर करते हैं, तो नॉर्मली प्लम्बर कहाँ गलती करते हैं? वो राउंड फिगर पकड़ते हैं। अगर 10.5 सेंटीमीटर होगा वो या तो 11 पकड़ेंगे या तो 10 पकड़ेंगे, क्योंकि उनको बीच का बोलना नहीं आता है कि ये 10 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर है। यानी कि आपका अगर mm में बोला जाए तो 102 है, वो क्या बोलेंगे? 100 है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ पे आता है? 4 इंची का जो आपका पाइप रहता है PVC का, उस पर कितना लिखा रहता है? नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर कन्वर्जन के हिसाब से डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि 1 इंच में 25 है, बट है तो 25.4, तो उस हिसाब से आपने देखा होगा वहाँ पे 110 लिखा रहता है, ना कि सिर्फ 100 लिखा रहता है। दैट मीन्स एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो इनके इनर डायमेंशन है वो भी रीडिंग करने आना चाहिए, उनको भी आपको इंडिकेट करने आना चाहिए कि सर ये 1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 2 मिलीमीटर है। यानी कि एक इसका जो टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई पाइप आप मेजर कर रहे हो, लेंथ निकाल रहे हो, तो पूरा प्रॉपर आपको जहाँ फिनिश हो रहा है वहाँ तक आपको इंडिकेट करने आना चाहिए कि इनर के जो है मिलीमीटर है उनको भी आपको रीडिंग करना आना चाहिए, मार्किंग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सेंटीमीटर आता है तो यहीं तक रुक जाओगे, जबकि जो आपका पाइप का डिस्टेंस है वो यहीं तक था, यहाँ नहीं था। आप सोचोगे क्या सर 2-4 mm से क्या बिगड़ जाएगा? अगर एक ऑब्जेक्ट की बात है, एक डिस्टेंस की बात है, आप चलो ठीक है 4-5 mm आप छोड़ रहे हो या ज़्यादा ले रहे हो, वही 4-5 mm अगर आपका डिस्टेंस बड़ा हो जाए, मान लीजिए 1 किलोमीटर की बात हो, तो वहाँ तो आपका एक छोटा छोटा डिस्टेंस करते हुए कितने सारे मतलब वेस्ट हो जाएंगे ना। इस प्रकार से वैल्यू ऑफ वेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट लेना जरूरी है। तो इसके लिए आपको रीडिंग करना आना चाहिए, जो मेजरमेंट टेप है उनका रीडिंग करना आना चाहिए। अब ऊपर जैसे इंच है, अब लोगों को पता है कि ये 1 इंच है, 2 इंच है, या फीट का देख लेते हैं कि ये ब्लैक सा है, ये 1 फीट का सिंबल है, हुआ ये 1 इंच है, थोड़ा हाईलाइट रहता है 1 इंच का, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो समझ जाते हैं अच्छा ये 1 इंच है, 1 लिखा रहेगा। बीच का भी कई लोग बोल देते हैं चलो ये 1/2 इंच है, बट उसके बीच का नहीं बोल पाएंगे कि ये 1/4 है या ये 1/8 जो होता है वो सूत होता है। क्यों? वो शॉर्टकट में, क्योंकि ऑफकोर्स
हर किसी को पता नहीं था, प्लम्बर को कई जगह पे कई लोग ट्रेनिंग अगर नहीं ले पाते हैं, वो अपने सीनियर से सीखते हैं, ये कारण होता है। बट उसके लिए उसे ही ठीक करने के लिए आप लोग को ये बताया जा रहा है कि आप लोग कैसे लीनियर और जो लीस्ट काउंट मेजरमेंट है वो कैसे आप रीडिंग करेंगे, कैसे आप एक्यूरेट मेजरमेंट आप पढ़ पाएंगे और उनका कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे, ये बताया जाएगा। तो मैंने आपको लीनियर काउंट इनका बता दिया, इनका बता दिया। अब नेक्स्ट रहेगा कन्वर्जन। तो उससे पहले आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए कैसे मेजरमेंट टेप को रीडिंग करना है। मेजरमेंट टेप के नीचे की तरफ लिखा रहेगा आपका मैट्रिक सिस्टम में रहेगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, इस प्रकार से, मीटर इस प्रकार से रहेगा। ऊपर आपका रहेगा लीनियर काउंट, सूत में रहेगा, चूल में रहेगा, सूत में रहेगा, इंच में रहेगा और फीट में रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये इंच में है, 1 इंच, 2 इंच। मैंने इनका डिवीज़न आपको बताया, 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। ये 5 मिलीमीटर है, ये पूरा 10 भाग हो गया 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इसका भी विभाजन देखिए, 1 इंच को मैंने विभाजित किया है कितने भागों में, पहले किया था मैंने 1, 2, 3, 4, यानी कि इनका आधा हो गया हाफ इंच, इनके आधा का आधा हो गया 1/4 इंच, और आधा से और इनके आधा से फुल 1 इंच के बीच में हो गया, इन्हें कहते हैं 3/4, पौना भी बोलते हैं, पौना इंच, लोकल भाषा में पौना इंच बोलते हैं। यही 1/4 अगर फिर से यहाँ आ जाए तो हम इन्हें कहते हैं सवा, क्या कहते हैं, सवा इंच कहते हैं। और ये रहेगा तो 1/4 कहेंगे। अगर मैंने 4 भाग किया है तो 1/4, हाफ, 3/4, 1, यानी कि 1/4, हाफ, पौना और 1 इंच। फिर इसको मैंने और एक डिवाइड किया है और 4 भाग मैंने बांट दिया, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विभाजन में मैंने बांट दिया। यानी कि ये जो पहला घर हो गए इन्हें हम कहेंगे 1 सूत। जो 1/8 है, 1 इंच का 8वां हिस्सा है, उन्हें हम 1 सूत कह सकते हैं। इसके नीचे भी होते हैं आपका चूल होते हैं, उनमें कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऐसे 2 या 4 ऐसे रेखाएं होती है, बट उसको काउंट नहीं किया जाता, कैलकुलेशन भी किया जाता है। बोलचाल में ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे हम इंच को मैंने डिवाइड किया है हाफ इंच, वैसे आप सूत को जैसे हम डिवाइड करेंगे 4, ज़्यादातर अगर 16 भाग हो तो 8। अगर नॉर्मली मेजरमेंट टेप में क्या होता है आपका, कई जगह पे जैसे टेलर के जो टेप होते हैं, क्लॉथ टेप, वहाँ पे आपको इतने डिवीज़न नहीं रहेंगे, वहाँ पे आपको रहेंगे सिर्फ 8वां हिस्सा रहेगा, या 4 भाग किया जाएगा 1 इंच का, 1/4, हाफ, पौना, 1। अगर ये क्लॉथ टेप है। अगर ये मेटेलिक टेप है, प्लम्बर का टेप, वहाँ पे आप देखे होंगे 32 या फिर 64 डिवीज़न रहते हैं। 32 रहेगा और 16 भी रहेगा। 16 कैसे हो गया, ये हो गया 8। अगर इसको भी मैंने अगर 20 से सिर्फ एक रेखा करता, ऐसे ऐसे अगर बांट दूंगा, तो ये 8 का कितना हो गया, 16। यानी कि ये 1 सूत का कितना हो गया, ये आधा सूत। जनरली है जैसे 1 इंच का आधा हो गया आधा इंच, वैसे 1 सूत का आधा हो गया आधा सूत। तब क्या हो जाएगा, 16 भाग। जैसे मैंने क्या कहा, 32 रहता है, 64 नहीं रहता, लास्ट होता है 32। यानी कि 32 में क्या हो रहा है, आधा सूत का भी आधा हो रहा है और एक एक लाइन बीच में चला जा रहा है। देखने में तो अभी आपको लग रहा है कि ये क्या इतने सारे लाइन हो गया है, बट मेजरमेंट टेप में आपका 32 लाइन 1 इंच के अंदर में रहेगा अगर आप काउंट करेंगे तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 32 का मतलब हो गया कि वो वहाँ पे एक सूत को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो वहाँ पे रीडिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपको बोलना आना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए। तो जैसे आपने इंच को 4 भागों में बांटा है, सूत को भी 4 भागों में बांटेंगे। कैसे भागेंगे, 1 सूत को 4 भागों में बांटेंगे, आधा सूत, 1/4 सूत, पौना सूत। जब वो कंप्लीट हो गया तो 1 सूत, फिर उसके बाद 1/4 इंच, सूत के बाद क्या हो गया, 1/4 इंच, हाफ इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, ये हिसाब से। तो इस प्रकार से आपको एक एक लाइन रीडिंग करने आना चाहिए। जैसे आपको मैट्रिक सिस्टम में है वैसे आपका FPS सिस्टम में भी है। अब हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं कन्वर्जन, कि फीट से मीटर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे या mm से इंच में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये हम आगे बताएंगे। अब हम कन्वर्सन के बारे में जानेंगे। कन्वर्सन क्या होता है, कन्वर्सन का मतलब होता है जब हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलते हैं। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू अगर फीट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, कितना होगा, तो वो कैलकुलेशन हम जानेंगे थ्रू कन्वर्जन। तो इनमें मेनली आपको 3 फार्मूला है, वो आपको वैल्यू को याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 मीटर है
1 मीटर इक्वल टू कितना फीट, 3.28 फीट होते हैं 1 मीटर में। उसके बाद है आपका 1 इंच, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वैल्यू है। उसके बाद होते हैं 1 सूत इक्वल टू 3.17। मेनली आपको ये दोनों ध्यान में रखना है, इन्हें भी ध्यान में रखना है, बट साधारणतः हम कैलकुलेशन में इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये लीनियर काउंट हो गए, बट इनका भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब 3.28 फीट है, अगर इसको हम डिटेल्स में बोले तो इसका मतलब होता है, ये तो फिगर हो गया जस्ट फॉर कैलकुलेशन, बट अब रीडिंग करना है, बोलना है तो कैसे बोलेंगे? बोलना है तो आप कह सकते हो 3 फीट 3 इंच इन शॉर्ट। 3 फीट 3 इंच का मतलब होता है आपका 1 मीटर। अगर कोई, जैसे मैंने स्केल बताया था, मेजरमेंट टेप से देख के बताता है कि अगर 1 मीटर है, अगर उसको हमको सिर्फ फीट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? दैट मीन्स आपका ये 1 मीटर बराबर है 3 फीट 3 इंच के। एग्जैक्ट होता है 3 फीट 3 इंच 3 सूत, बट सूत लीनियर है। जस्ट एक ओवरऑल मैंने बताया, अप्रॉक्स मोटा मोटी में आपका 3 फीट 3 इंच बोल सकते हैं इक्वल टू 1 मीटर। एक्चुअल होता है 3 फीट 3 इंच 3 सूत, ये एक्चुअल होता है। 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर और 2.54 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 इंच जो है, 1 इंच के बराबर नीचे जो आपका मेट्रिक सिस्टम है, उनका वैल्यू होता है 25 मिलीमीटर। एक अप्रॉक्स मतलब मैंने ओवरऑल मैंने बताया है 25 mm, बट एग्जैक्ट होता है 25.4। अब जैसे मैंने पहले आपको ये बताया था बात कि 4 इंची का जो पीवीसी पाइप होता है, आपने नोटिस किया होगा 4 इंची डाया का जो पीवीसी पाइप होते हैं या SWR पाइप होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा mm में लिखा रहता है 110 mm, 110 मिलीमीटर। जबकि आप बोल सकते थे सर 100 होता है नॉर्मली 1 इंच में, कई लोग ये बोल देते हैं, बट ये इनको निगलेक्ट करते हैं। 0.4 नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 25 लेते तो फिर इतना तो नहीं आ रहा है। और पाइप में आपने देखा है मैन्युफैक्चर, वहाँ पे जो प्रिंट रहता है कंपनी की तरफ से 110 लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, वे इनके हिसाब से कैलकुलेशन करके बता रहे हैं 25.4 इंटू 4 इक्वल टू 110 मिलीमीटर। तो ये प्रूफ हो गया कि हमें ये फिगर फॉलो करना है, ठीक है। उसी प्रकार से 1 सूत यानी 1 सूत में जो mm होता है, कई लोग राउंड फिगर 3 लेते हैं, यू कैन टेक 3, बट एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा फॉर्मूला फिगर है वो है आपका 3.17। अब इनमें क्या है, 3 मिलीमीटर सभी को इजीली दिख जाता है, काउंट कर सकते हैं। बट ये जो 17 है, 17 क्या है? 17 ये मिलीमीटर से भी छोटा होता है उनके अंदर, यानी कि माइक्रोन के डिवीजन में आ रहा है। तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लमसम में 3 मिलीमीटर हम मेजरमेंट में के टाइम में बोल सकते हैं, ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन के टाइम पे जब कैलकुलेशन करना हो तो यू हैव टू टेक दिस ऑल फिगर। आपको पूरा ये फिगर आपको मेंशन करना है, कैलकुलेशन इसके सहायता से करना है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर हम कैलकुलेशन आगे सीखेंगे। जैसे मैंने एक वैल्यू बताया, 1 मीटर में 3.28 फीट। अगर यही आपका 2 मीटर हो जाए तो कितना होगा? 2 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी फीट? तो ये कैसे होगा? जस्ट 1 मीटर में अगर 3.28 है तो 2 में कितना होगा? 3.28 को मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 3 इंटू 2, 3.28 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6.56। एक मीटर में 3.28, 2 मीटर में आपका इसका डबल कर देंगे, यानी कि 6.28 का 28 दूनी 56। यही अगर 3 मीटर रहेगा तो इसी तरीके से हम गुना करते रहेंगे। वैल्यू यही है, जस्ट मल्टीप्लाई।
यानी कि अगर मीटर में है, फीट में जानना है तो मल्टीप्लाई करना है 3.28 से। उल्टा कर दो, 3.28 फीट 3.28 फीट इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 मीटर। बात एक ही हुआ। तो अगला सवाल है, मान लीजिए 10 फीट। 10 फीट इक्वल टू कितना मीटर, ये रहा सवाल। 10 फीट में कितना मीटर होते हैं ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे मीटर है, फीट में जानना है, गुना किए थे। अब फीट में है, मीटर जानना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू से इसको हम डिवाइड करेंगे। यानी कि जस्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे फीट में जानने के लिए, मीटर में जानने के लिए हम इन्हीं से इनको डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने बोला आपको दोस्तों कि 1 मीटर में 3.28 फीट, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 3.28 फीट इक्वल टू 1 मीटर। अगर हमें जानना है, मान लीजिए ये रूम है, इनका हाइट है आपका 10 फीट, तो 10 फीट में कितना मीटर, अगर मीटर में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? तो जस्ट इसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो समथिंग आपका आएगा 3 समथिंग आएगा। यानी कि 10 फीट में आपका 3 मीटर होता है, ये हम कह सकते हैं। कैसे? अगर 1 मीटर में आपका 3 फीट है, 2 मीटर में आपका 6 फीट है, 3 मीटर में आपका 9 फीट, ये ओवरऑल पता चल रहा है आपको। 3 मीटर है तो कितना हो जाएगा? 3, 6, 9 फीट हो जाएगा ना। बट साथ में ये भी तो है, जब कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आपको सिर्फ 3 तो नहीं पकड़ना, ये भी पकड़ना है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 फीट इक्वल टू 3 मीटर हम कह सकते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए वो मिनिमम आपका 10 फीट या 3 मीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आते हैं इंच में। 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर। 2 में कितना होगा? इसका डबल कर दो, 2 से गुना कर दो, 50.8। 3 में कितना होगा? 76 होगा, क्योंकि 0.4 बढ़ जा रहा है। 4 इंच में कितना होगा? जैसे मैंने बोला 110। यानी कि इंच है, एमएम में जाएंगे तो इससे क्या करेंगे? गुना। इंच है, एमएम में जा रहे हैं, कर रहे हैं, इससे गुना, क्योंकि बढ़ रहा है ना वो। अगर इसी को एमएम को इंच में बदलना है, जैसे मैंने आपको बोला कि 110 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी इंच, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, ऑफकोर्स वही आएगा आपका 4 इंच, क्योंकि मैंने इसे डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 4 इंच। इंच से एमएम में जाना है, इससे गुना करना है, एमएम से इसमें जाना है, इसी से भाग देना है। तो करना क्या है? सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुना और भाग। वैल्यू आपके सामने है, मीटर में है, फीट में कैलकुलेशन करना है, इससे गुना करते रहिए जितना भी आपसे जो भी पूछा जा रहा है। 1 मीटर में पूछा जा रहा है तो ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला है। अगर कोई बोलता है 5 मीटर बराबर कितना फीट होता है बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई ये कहता है 100 फीट में कितना मीटर होता है बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, 100 फीट को डिवाइड कर देना है 3 से, यानी कि समथिंग 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? लगभग आपका 33 समथिंग होगा, यानी कि 33 मीटर हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से 1 इंच में 25 होता है, एक लमसम। 2 इंच में 50 होता है। अगर कोई ऐसा बोल दे कि 10 इंच में कितना मिलीमीटर होगा, इसी से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। उसी प्रकार से 1 सूत में 3 मिलीमीटर होता है, 3.17 मिलीमीटर। 2 सूत में 3.34 हो जाएगा, यानी कि सूत में है, एमएम में जाएंगे गुना करेंगे, एमएम में है, सूत में जाएंगे उल्टा करेंगे तो भाग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको मैट्रिक सिस्टम में बताया था गुना भाग, इसमें भी वही है। मीटर है, फीट में अगर निकालना है गुना करेंगे, फीट है, मीटर में निकालना है उल्टा भाग करेंगे। तो सिर्फ आपको ये फिगर याद रखना है, 3.28, 25.4, 3.17। बाकी आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है आपका मैट्रिक सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड के बीच और आपका फुट पाउंड सेकंड के बीच। टाइम का एक ही है, टाइम को कन्वर्सन करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड टाइम आपका इक्वल है,
अब हम जानेंगे, जैसे कन्वर्जन हमने बताया आपको, दो सिस्टम मैंने शुरू में बताया था आपको, MK सिस्टम और FPS सिस्टम। तो हमने जाना कि मीटर से फीट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे या फीट से मैट्रिक सिस्टम में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और मीटर किलोग्राम। अब हम जानेंगे किलोग्राम और पाउंड का कन्वर्जन, यानी कि 1 kg इक्वल टू 0.9 पाउंड, ये होते हैं। जैसे हमने आज आपको बताया मेजरमेंट्स के बारे में, उनके कैलकुलेशन के बारे में, मेजरमेंट्स में जैसे कितने पद्धति होते हैं उनका बारे में बताया, लीनियर काउंट्स हमने बताए, उनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है वो हमने बताया। अब हम जानेंगे वाटर के कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि प्लम्बर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन ऑफ वाटर कैसे किया जाना चाहिए। अब जैसे स्टैंडर्ड के तौर पे भारत के जो स्टैंडर्ड के तौर पे जो अलाउंस है वाटर यूज़ के लिए, प्रति व्यक्ति 135 लीटर 135 लीटर पर हेड या पर पीपल पर पर्सन 135 लीटर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमिजिबल है। बट वो भी अब कुछ हद तक कई जगह पे रिड्यूस हो चुका है। स्टेट ऑफ लाइक चेन्नई, हरियाणा, राजस्थान, जैसे हरियाणा में आपका 76 समथिंग हो गया है, यानी कि वाटर का क्राइसिस हो रहा है। दैट मीन्स पानी जो है कम हो रहे हैं, हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे आजकल वाटर रिसाइकलिंग हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन ऑफ वाटर पता होना चाहिए। इसी हिसाब से जितने भी प्लम्बिंग के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि पानी का वेस्टेज कम हो। जैसे आपने देखा होगा जो पिलर को आ रहे हैं या कई ऐसे फिटिंग फिक्चर्स आ रहे हैं जो 30% अप एयर को इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की जो डेंसिटी है वो हल्का हो जाता है, पानी का वेस्टेज भी कम होता है, कम पानी में आपका काम हो जाएगा और एयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी देखोगे आपने जो फोम बेस्ड वाटर आ रहा है, कई बार देखा होगा आपने फिटिंग पिक्चर से, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मतलब पानी की तरह नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि कोई झांक निकल रहा है, बट है पानी, क्योंकि इसमें वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम वाटर कैलकुलेशन जानना प्रत्येक प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसको कितना पानी मतलब किस हिसाब से वो पानी का वेस्टेज कम करे, उस हिसाब से वो कस्टमर को एडवाइस देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, या वाटर कंजर्वेशन के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये सभी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि वाटर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लम्बर टैंक खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति कैसे वो कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे हमने बताया 135 से 135 लीटर पर हेड परमिजिबल है, जो कि घटकर कई जगह पे कम हो चुका है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है कई जगह पे बहुत नीचे चला गया। अब दिल्ली, हरियाणा ऐसे स्टेट है जहाँ पे इवन 100 फीट तक पानी नीचे चला गया है। तो उस केस में ये घटकर वैल्यू भी अभी परमिजिबल कम हो गया। बट इवन जो भी है कैलकुलेशन हम इसके आधार पर ही करते हैं कि जो टैंक वाटर हेड टैंक रहेगा आपका, ओवरहेड टैंक रहेगा, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेडीमेड सभी को पता है 500 लीटर या 1000 लीटर का अवेलेबल है मार्केट में, इवन 2000 का भी है, जो आपका पॉलिटेक या अलग अलग कंपनी का प्लास्टिक के टैंक आपके बने हुए आते हैं, जो कि कैसे फॉर्म में रहते हैं, सिलिंड्रिकल, ऐसे इस प्रकार के सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहते हैं। ऐसे रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया 135 लीटर पर हेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपका अलाउंस है वाटर का। अभी ये घटकर किसी किसी एरिया में कम हो चुका है। स्टेट लाइक तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे अभी ये नहीं रहा। इन्हें हम लीटर पर कैपिटा डिमांड भी कह सकते हैं, या लीटर पर कैपिटा डे भी बोल सकते हैं कि पर डे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितना पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आधार मानते हुए हम कुछ जो पानी के कैलकुलेशन है प्लम्बर को कैलकुलेशन करना आना चाहिए। रेडीमेड का मैंने आपको बताया 500 लीटर और 1000 मिलते हैं, बट कई जगह पे होता है कि अगर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, जॉइंट फैमिली है या परिवार ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप खुद का कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। शेप चाहे सिलिंड्रिकल हो या आपका स्क्वायर या
पैरेललोपाइड या जिसको हम रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड बोलते हैं वो शेप हो। तो इनको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए ये शेप क्या दिख रहा, ये एक सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा, तो इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। और ये मान लीजिए ये क्या दिख रहा पर क्यूबॉइड लग रहा है, तो एक रेक्टेंगल मान लीजिए जो नीचे का एरिया है रेक्टेंगुलर है। सो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले हम इनका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलाउड है लीटर पर कैपिटा डिमांड, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कैलकुलेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि पर पर्सन इतना है, अगर कोई कहे कि 5 लोग हैं हमारे परिवार में, तो उनके लिए कितना होगा? तो 135 इंटू 5 कर देंगे। तो 135 इंटू 5 कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई, अराउंड 675 लीटर ये हो जा रहा है, यानी कि मोर देन 500। मोर देन 675 का मतलब क्या हो गया? मोर देन 500, यानी कि या तो आपको लेना चाहिए 1000 लीटर, इसका मतलब ये हो गया। क्योंकि इस इतने लीटर का तो कोई टैंक आता नहीं है, या आप खुद बनाएंगे तो वो अलग बात है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अदरवाइज क्योंकि आपके परिवार में 5 लोग हैं, अगर आप 500 लीटर का टैंक लगाएंगे तो फिर आपको जो है मोटर बार बार चलाने पड़ेंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी ऑफ साइज़ है वो कम है यहाँ पे। इसलिए अगर 500 से ज़्यादा है तो आपको 1000 लीटर प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन बता दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया है सिलिंड्रिकल शेप, ये टैंक है। टैंक आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ओवर एंड वाटर टैंक, जो कि आपके सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, या कई जगह पे जैसे मैंने कहा रेक्टेंगल पैरेललोपाइड के शेप में भी होते हैं, क्यूबॉइड शेप में भी होते हैं। तो हम पहले सीखेंगे सिलिंड्रिकल शेप में। इनका आप देख रहे हैं ये जो है डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, और इनका हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। और ये एक सिलिंड्रिकल शेप है, तो इनका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब हम जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है, इंटू आर। आर का मतलब होता है रेडियस। ये पूरा है 1 मीटर, यानी कि आधा होगा इसका रेडियस आर, क्योंकि पूरा को हम डायमीटर बोलते हैं व्यास। आधा होता है अर्ध व्यास। तो अगर 1 है तो इनका आधा होगा 0.5 मीटर। उनका हमने यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। 0.5 मीटर का मतलब इनका 2 बार आपस में गुना होगा स्क्वायर निकालने के लिए, इनटू हाइट। हाइट कितना है इनका? 2 मीटर। अब इन सभी को आपस में गुना करना है। सो 3.14 इंटू, ठीक है, मीटर, और ये हो गया आपका 2 135 211। ओके दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था आपका सिलिंड्रिकल शेप में यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हमने दिया 3.14, रेडियस हमने 1 का हाफ निकाला 0.5 इंटू हाइट 2। फिर इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इनको मैंने 2 बार गुना किया स्क्वायर को, तो 0.25 आया और मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर वापस मैंने सबका मल्टीप्लाई किया 1.75, ये आपको वॉल्यूम निकल गया। ये क्या निकला? इसे हम कहेंगे वॉल्यूम। ये आपका आयतन निकल गया। आयतन पता होने के बाद ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना इसमें हमें वाटर की रिक्वायर्ड पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगा। तो वॉल्यूम आपका निकला 1.75 इंटू 135, क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड यही है। तो इसको हमने गुना किया, वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, तो हमें कैलकुलेशन ऑफ वाटर पता चल जाएगा। तो इनको वॉल्यूम कितना हो गया? 1 का 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। सो 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे गुना कर देंगे 135 से, क्योंकि 135 लीटर परमिसिबल है 100, तो कितना लीटर पानी है वो पता चल जाएगा। सो 1 को गुना करेंगे 135 से, तो कितना हो जाएगा? सेम 135
ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको अलग अलग मैंने शेप का यहाँ पे ड्राइंग आपको दिखाया। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप वाटर टैंक हमने बताया, वॉल्यूम निकला इन मल्टीप्लाई किए 135 से 212 लीटर वाटर का कैलकुलेशन पता चल गया हमें। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्यूबॉइड शेप लिया, इसका वॉल्यूम हमने निकाला 1 मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हाइट एक ही था, सेम था। फिर इसे भी हमने 135 से गुना किया, सो सेम आएगा 135 लीटर, यानी कि 135 लीटर जो प्रति व्यक्ति लीटर पर कैपिटा डिमांड जो हमें परमिजिबल है बाय गवर्नमेंट, वो आपका जो एरिया ऑफ कंटेनर रहेगा 1 मीटर क्यूब। यानी कि अगर आपका प्रति व्यक्ति अगर 5 है तो इस हिसाब से आपका 5 मीटर क्यूब का आपका एरिया होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए उस पर्टिकुलर शेप का, चाहे आप खुद से बनाओ चाहे आपका रेडीमेड जो टैंक, यानी कि जो रेडीमेड टैंक आते हैं वो 1000 लीटर का आते हैं, 500 का आते हैं, या फिर आपका 2000 का भी आते हैं, 1.5 का भी आते हैं। अगर खुद से कंस्ट्रक्ट करना हो तो नॉर्मली जो ज़्यादा साधारणतः क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का टैंक होते हैं या फिर क्यूबॉइड का होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर भी आते हैं आजकल, तो पूरा का पूरा सर्कुलर भी आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका वॉल्यूम निकालना है, और अकॉर्डिंग टू जो परमिजिबल स्टैंडर्ड यूनिट है, जो लीटर पर कैपिटा डिमांड हमें परमिजिबल है, उनसे मल्टीप्लाई करके आपको वॉल्यूम पता लगाना है और लीटर पता लगाना है। फिर इसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि इतने लीटर पानी को रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमें कंटेनर का साइज डायमेंशन कैसे रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन पता है, स्टैंडर्ड पता है, आप क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है आपका वो आप निकाल सकते हैं कितना लीटर पानी चाहिए। फिर उसके हिसाब से कि इतने लीटर पानी के लिए हम टैंक का साइज़ क्या रहेगा, तो वो आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप उनका साइज़ में डिफरेंस कर सकते हैं। चाहे आप लेंथ जैसे 1 मीटर क्यूब है, अगर ये आपका मान लीजिए 2 मीटर क्यूब होता तो आप 2/1 कर देते हैं। जो उनका लेंथ है 2 मीटर होता, विथ 1 हो जाता, हाइट 1 हो जाता, इट मीन्स वो आपका 2 मीटर क्यूब का शेप हो गया। इस प्रकार से साधारणतः क्या होते हैं कि सिलिंड्रिकल शेप और क्यूबॉइड शेप में वाटर टैंक हम बनाते हैं। जो अवेलेबल है मार्केट में वो सिलिंड्रिकल है, क्यूबॉइड हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कंक्रीट का। तो ये अप्रोक्स जो ओवरऑल है वाटर का कैलकुलेशन ये प्लम्बर को आना चाहिए, ताकि वो अपना खुद से पानी का जो कैलकुलेशन है वो खुद निकाल सकता है और सेल्फ कंस्ट्रक्ट वो टैंक का निर्माण कर सकता है। क्योंकि कई बार अगर पर्सन ज़्यादा हो, मान लीजिए 50 लोगों के लिए टैंक बनाना है, तो वो तो रेडीमेड नहीं आएगा, उसमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो उन्हें सक्षम होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पर्सन कितने लीटर पानी चाहिए, और उसके हिसाब से जो हम स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए।